कहानी की शुरुआत एक अनाथालय से होता है जहाँ पर कुछ बच्चे पेप्सी के कैन से फुटबॉल खेल रहे थे। तभी वहाँ पर सिस्टर आग बबूला आकर फुटबॉल के रेफरी की तरह सीटी बजाती है और उन सभी बच्चों को अपने अपने बक्से में जाने के लिए कहती है। तब वो सभी बच्चे सिस्टर से और कुछ देर खेलने के लिए अनुमति मांगते हैं और सिस्टर को पटाने के लिए उसके सामने गाना गाना, नाचना ये सब कुछ करते हैं। लेकिन इतने दिनों तक सिस्टर को कोई पटा नहीं पाया तो वो बच्चे किस खेत की मूली है। इसी बीच वहाँ से होकर 334 की स्पीड से एक कार गुजरती है जिसके अंदर से कोई सिस्टर आग बबूला की तरफ एक झोला फेंक कर जाता है। झोले के अंदर से सबसे पहले एक बच्चा सिस्टर के मुंह पर एक जोरदार घुसंड चढ़ता है और सिस्टर बैक गियर लगाकर खोपचे में जाकर गिरती है। उस बैग के अंदर 3 खूबसूरत बच्चे थे जिनमें से एक पूरा टकला, एक आधा टकला और एक का सुनहरा बाल था। उनको देखकर वो सभी सिस्टर कहती है कि ये तीनों बच्चे स्वर्ग से सीधा यहाँ पर लैंड हुए हैं। अब उन बच्चों को कौन संभालेगा इसको तय करने के लिए वो सभी सिस्टर्स आपस में बहस करने लगती है। उन्हीं में से एक कहती है, नहीं उसे मैं संभालूंगी, नहीं मैं संभालूंगी, नहीं मैं संभालूंगी, नहीं मैं संभालूंगी। खैर वो लोग उन बच्चों का नामकरण करके मोई, लैरी और कार्ली रखते हैं। इसके बाद पलक झपकते ही 10 साल गुजर जाते हैं और अब तक उस अनाथालय के सभी सिस्टर्स उन तीनों बच्चों से बहुत परेशान हो चुकी थी क्योंकि वो तीनों बच्चे बच्चों की जगह पर मुसीबत की पुड़िया थी। सिस्टर्स के नाक पर तो वो तीनों बच्चे दम करके रखे थे और एक सिस्टर को तो वो बच्चे कुत्ते के पट्टे के साथ बांधकर उसके दांतों की सर्जरी भी कर देता है। इन सब से अनाथालय के सभी सिस्टर्स बहुत परेशान थी। इसी बीच एक दिन एक सिस्टर बड़ी चिंतित होकर हेड सिस्टर के पास आती है और उनसे कहती है, सिस्टर अनर्थ हो गया। 5 मिनट के अंदर एक बहुत अमीर आदमी अपनी बीवी को लेकर बच्चा अडॉप्ट करने के लिए हमारे इस अनाथालय में पधार रहे हैं। ये बात सुनकर हेड सिस्टर कहती है, लेकिन इतनी जल्दी हम अनाथालय के सभी बच्चों को कैसे तैयार कर पाएंगे। तब वो सभी सिस्टर्स मिलकर एक प्लान बनाती है कि वो लोग अनाथालय के सभी बच्चों को छुपा देंगे और उन तीनों बदमाशों को ही सिर्फ बाहर रखेंगे ताकि वो फैमिली उन तीनों में से किसी को अडॉप्ट कर ले और इससे उनमें से एक से तो उन्हें छुटकारा मिल ही जाएगा। अब थोड़ी देर में वो अमीर कपल मिस्टर और मिसेस हेटर उस अनाथालय में पहुंच जाते हैं और मिसेस हेटर कहती है, बच्चे के बिना हमारा एक दिन नहीं निकल रहा, इसीलिए हम झटपट यहाँ पर आ गए। तब हेडनन कहती है, ये तो अच्छी बात है, बच्चे मन के सच्चे और हमारे पास आपके लिए 3 कड़क माल है। ये बात सुनकर मिस्टर हेटर कहते हैं, क्या सिर्फ 3 बच्चे? लेकिन मैंने तो सुना था यहाँ पर कई दर्जन बच्चे रहते हैं। इधर तब तक वो तीनों बच्चे भी मटक मटक कर बचकानी हरकतें करते करते मिस्टर एंड मिसेस हेटर के सामने आ जाते हैं। वो तीनों बच्चे एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और इधर सिस्टर्स मिस्टर एंड मिसेस हेटर को उन बच्चों की फीचर्स बताने लगती है। इसी दौरान टेडी नाम का एक बच्चा वहाँ पर आ टपकता है जिसको सिस्टर्स छिपाना भूल गया था। उन चारों बच्चों में से टेडी दिखने में बहुत गजब था पर फिर भी मिस्टर एंड मिसेस हेटर मोई को ही गोद लेते हैं। आगे मोई अपने दोस्तों से अलविदा कहकर उनकी आखिरी निशानी के तौर पर लैरी का एक गुच्छा बाल खर्च लेता है और कार्ली के सर पर हाथ फिराता है, पर उसके हाथ जब कुछ नहीं लगता तब वो उसके नाक से एक गुच्छा बाल नोचकर जेब में भरकर अपने साथ लेकर जाता है। गाड़ी में उसके नकली माता पिता उससे कहते हैं, बेटा आज ही तुम्हारा बर्थडे है क्योंकि आज ही हमने तुम्हें गोद लिया है, इसीलिए तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। जिसमें मोई कहता है कि वो तो बस अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है, इसलिए क्यों ना आप लोग उन दोनों को भी गोद ले ले। ये बात मिस्टर एंड मिसेस हेटर को ठीक से हजम नहीं होती, इसीलिए वो दोनों मोई के पिछवाड़े में लात मारकर उसे अनाथालय में अपने दोस्तों के पास छोड़कर टेडी को अपने साथ लेकर जाते हैं। खैर इसके बाद 25 साल ऐसे ही चुटकियों में गुजर जाते हैं पर वो तीनों अभी भी वैसे के वैसे ही थे और वो तीनों अब तो और भी ज्यादा बेवकूफ हो गए थे। उन्हें चर्च की घंटी को ठीक करने का काम दिया गया था पर वो तीनों तो गैरेज में घोड़े बेचकर सो रहे थे, इसीलिए हेड सिस्टर आग बबूला आकर उन्हें अच्छे से सबक सिखाती है और फटाफट चर्च की घंटी को ठीक करने के लिए कहती है। वो तीनों लेफ्ट राइट करते करते सीढ़ी लेकर चर्च के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बेल को कैसे ठीक करना है, इसीलिए कार्ली स्क्रू ड्राइवर लाने के लिए जाता है और इधर वो दोनों हथौड़ा और छेनी लेकर घंटी को ठीक करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम चर्च के फादर को देखते हैं जो हेड सिस्टर आग बबूला से मिलने के लिए आते हैं और उन्हें उनके अनाथालय के बारे में एक बुरी खबर बताते हैं। सिस्टर आग बबूला सबसे पहले ये खबर मोई, लैरी और कार्ली को बताना चाहती थी, इसीलिए वो मुंह उठाकर उनके पास आने लगती है। इधर कार्ली को कोई स्क्रू ड्राइवर नहीं मिला तो वो एक चेनसो लेकर आता है और उसे ऑन करके उसे कमर में लटकाकर सीढ़ी से होकर ऊपर आने लगता है, जिससे उस सीढ़ी का 2 हिस्से में बंटवारा हो जाता है। ऊपर पहुंचते ही वो सबसे पहले चेनसो मोई के मुंह पर चलाने वाला था पर मोई अपने आप को संभाल लेता है। वो कार्ली के ऊपर पहले चेनसो और बाद में हथौड़े से हमला करता है पर वो हथौड़ा खुलकर नीचे मौजूद सिस्टर आग बबूले के सर के 2.5 इंच ऊपर से होकर बाल्टी में जाकर गिरता है। इधर बेवकूफ लैरी घंटे के ऊपर डू नॉट रिमूव दिस का वार्निंग देखकर भी उसे हटा देता है, जिससे वो तीनों घंटी को ठीक करते करते हेड सिस्टर की ही घंटी बजा देते हैं। वो दोनों तुरंत सीढ़ी से होकर नीचे उतरते हैं पर सीढ़ी का तो बंटवारा हो गया था, इसीलिए वो दोनों के दोनों सीधा जाकर हेड सिस्टर के ऊपर थोबड़े के बल गिरते हैं। अब सिस्टर की
की बची कुची जान को वापस लाने के लिए वो तीनों सिस्टर के मुंह पर वही पानी डालते हैं जिसके अंदर हथौड़ा गिरा हुआ था। हथौड़ा खाकर सिस्टर का काम लगभग पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, इसीलिए वो तीनों वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। रास्ते में वो तीनों अनजाने में एक फादर के सीढ़ी को गिरा देते हैं जो सीधा सिस्टर्स के ऊपर जाकर गिरते हैं। उन तीनों को लग रहा था कि वो आदमी सिस्टर्स के साथ बदसलूकी कर रहा है, इसीलिए वो तीनों उसकी जमकर पिटाई करते हैं और उसके कांख के बाल को भी नोच लेते हैं। तभी सिस्टर आग बबूला आकर कहती है कि वो किसी के साथ बदसलूकी नहीं बल्कि अपना काम करने आए हैं। ये बात सुनकर वो तीनों तुरंत अपने कपड़े बदलकर बच्चों की तरह बन जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो आदमी किसी को एडॉप्ट करने के लिए आया है। खैर, इसके बाद सिस्टर आग बबूला सभी बच्चों को एक साथ बुलाकर एक अर्जेंट मीटिंग करती है। उनका कहना था कि इस महीने के अंत होते होते हमें इस अनाथालय को बंद करना होगा क्योंकि इस अनाथालय को चलाने के लिए हमने सरकार से जो $83,000 लोन लिया था वो हम अभी तक चुका नहीं पाए। ये बात सुनकर मोई कहता है, लेकिन आपने इतने सारे पैसे लोन क्यों लिया था सिस्टर? तब सिस्टर कहती है, साले तुम लोगों ने इतने दिनों तक अनाथालय का जो नुकसान किया उसी के भरपाई का पैसा है ये। अब ये बात सुनकर वो तीनों फैसला करते हैं कि वो तीनों 30 दिन के अंदर $83,000 का जुगाड़ करेंगे और उस ऑर्फनेज को बचाएंगे। जिसके बाद वो तीनों जिंदगी में पहली बार उस अनाथालय को छोड़कर पैसे कमाने के लिए निकल जाते हैं। उन तीनों ने एक जुगाड़ू साइकिल बनाया था जिसमें वो तीनों बैठकर रस्सी को ट्रक में लटका देते हैं, लेकिन उन तीनों गदर गांडुओं ने रस्सी के दूसरे छोर को अपने साइकिल के पिछुंड में लगाया था। इसीलिए वो तीनों घिसड़ घिसड़ कर शहर पहुंचते हैं और सड़क पर ढोल नगाड़ा बजाते बजाते अपने लिए एक $83,000 की नौकरी ढूंढने लगते हैं, जिसके लिए वो तीनों कुछ भी करने के लिए तैयार थे, बोले तो कुछ भी। दूसरी तरफ हम नमक हलाल बीवी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने फर्जी पति के साथ अपने असली पति को मारने के लिए एक प्लान बना रही थी। वो दोनों भी खिड़की से उन तीनों को ढोल नगाड़ा बजाते हुए देख लेते हैं और नमक हलाल बीबी उन तीनों के पास जाकर कहती है, जेंटलमैन देखिए, मैं आपको $83,000 दे सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। $83,000 का नाम सुनते ही वो तीनों काम न जाने ही काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नमक हलाल बीबी कहती है, पैसे तो आपको ठीक टाइम पर मिल जाएंगे, लेकिन आपको मेरे पति को मारना होगा। क्या आपके पति को मारना होगा? देखिए मैडम, आप गलत जगह पर आ गए हैं, हम लोग सुपारी नहीं लेते। नहीं, मैं सुपारी देने नहीं आई हूँ, ये तो बड़े पुण्य का काम है, आप तीनों को मेरे पति को मुक्ति देना है। तभी नमक हलाल बीवी के नकली पति भी वहाँ पर आ टपकता है। उसका कहना था कि वो एक कड़क बीमारी से पीड़ित है जो उसे पल पल तड़पा तड़पा कर मार रहा है, इसीलिए वो उन तीनों को जब वो रात को चद्दर लपेट कर सो रहा होगा तब लाइट्स को ऑफ करके उसे मारने के लिए कहता है। यहाँ पर हमें नमक हलाल बीवी और उसके फर्जी पति की बातों से ही पता चल जाता है कि ये उनका एक प्लान है। दरअसल नमक हलाल बीवी अपने असली पति को मरवा कर उसके जायदाद को हड़प कर अपने इस नकली पति को असली पति बनाना चाहती है। इसी बीच कार्ली उस फर्जी पति को सड़क पर धक्का दे देता है और वो एक ट्रक में जाकर टकराता है और बाद में एक साफ सफाई करने वाले गाड़ी रास्ते में उसे रगड़ देता है। ये देखकर नमक हलाल बीबी गुस्से में आकर कहती है, ये क्या कर दिया तुमने, पागल हो क्या? जो कहकर वो इन तीनों को गंदी गंदी गालियां देकर बिना पैसे दिए ही अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से रफू चक्कर होने लगती है। वो तीनों भी उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसके गाड़ी को पकड़कर अपने $83,000 लेने के लिए उसके घर तक पहुँच जाते हैं। उन तीनों को देखकर नमक हलाल बीवी की पहले तो फटकर 464 हो जाती है और बाद में वो उन तीनों से ये कहता है कि उसका पति अभी तक मरा नहीं है, इसलिए पैसे तो उसे मरने के बाद ही मिलेंगे। जो कहकर वो उन तीनों को उठाकर फेंक देती है। इसके बाद वो तीनों उसके आधे मरे हुए नकली पति को पूरा मारने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर पेशेंट से मिलने का वक्त खत्म हो चुका था। लेकिन वो तीनों पेशेंट से मिलने के लिए नहीं बल्कि उसे मारने के लिए आए थे, इसलिए वो तीनों रिसेप्शनिस्ट को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर जब वो नहीं मानती तब वो तीनों डॉक्टर और नर्स के कपड़े पहनकर बड़ी मुसीबतों का सामना करके आखिरकार नमक हलाल के नकली पति के पास पहुंच जाते हैं। उसके पूरे शरीर में प्लास्टर किया हुआ था, इसीलिए वो उन तीनों को देखकर कछुए की तरह अपने प्लास्टर के अंदर छिप जाता है। वो तीनों भी किसी से कम नहीं थे और उन्होंने अपने साथ बम भी लेकर आए थे, जिसको वो तीनों उस प्लास्टर के अंदर डाल देते हैं और उसके फटते ही वो नकली पति 2.5 फीट ऊपर उछल जाता है। इसके बाद वो अपना जला हुआ मुंह प्लास्टर से बाहर निकालकर उन तीनों से कहता है कि उसका लाइलाज बीमारी अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, इसीलिए अब उन्हें उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। तब तक वहाँ पर सिक्योरिटी भी पहुँच चुका था, इसीलिए वो तीनों उन्हें मारकर वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो तीनों छत से कूद पड़ते हैं और एक आदमी के ऊपर जाकर गिरते हैं। वो आदमी दरअसल और कोई नहीं बल्कि टेडी है, जिसे बचपन में मोई की जगह पर मिस्टर एंड मिसेस हेटर अपने साथ लेकर गए थे। टेडी उन तीनों के बालों के कटिंग को देखकर ही उन तीनों को पहचान लेता है कि वो तीनों मोई, लैरी और कार्ली है। सबूत के तौर पर वो उन तीनों को अपने बचपन की एक फोटो भी दिखाता है। इसके बाद टेडी उन तीनों को अपनी कहानी बताता है कि कैसे उसकी अमीर माँ कुछ साल पहले ही चल बसी और जाते जाते उन्होंने अपनी पूरी जायदाद और संपत्ति अपने पति को छोड़कर मेरे नाम करके गई, इसीलिए अब वो बहुत अमीर है और उसकी एक मखमल बीवी भी है। जिसके बाद वो उन तीनों की एक अतरंगी फोटो लेकर उन्हें अपने घर खाने
के लिए बुलाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उन तीनों के पास पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी मोई के दिमाग में एक आइडिया आता है और उन तीनों के पास से मिला जुला कर जो $70 पड़े हुए थे उनसे वो लोग खेती करने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ टेडी अपने बचपन की दोस्तों की फोटो को देखकर उन्हें याद कर रहा था। तभी उसकी बीवी वहाँ पर आ जाती है और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि नमक हलाल बीवी थी, जो अपने पति यानी टेडी की हत्या करके उसकी संपत्ति को हड़पना चाहती थी। टेडी उसे भी अपने बचपन की दोस्तों की फोटो दिखाता है, जिसे देखकर नमक हलाल बीवी का मुंह सिकुड़ जाता है, क्योंकि वो तीनों वही थे जिसे उसने अपने पति को मारने की सुपारी दिया था। खैर उधर हम देखते हैं कि वो तीनों खेती तो करते हैं, लेकिन किसी सब्जी या फिर फल की नहीं बल्कि मछलियों की। वो तीनों चिलचिलाती धूप में एक गोल्फ के मैदान में मछलियों को बिछाकर उनमें पानी डाल रहे थे। तभी वहाँ पर उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस आ जाते हैं और उन्हें अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। पुलिस से बचने के लिए वो तीनों एक थिएटर का दरवाजा तोड़कर उसके अंदर जाते हैं और आपस में बहस करने लगते हैं। अब बात इतनी बढ़ गई थी कि बात से कुछ भी बात नहीं बन रही थी, इसीलिए वो तीनों अपने अनोखे अंदाज से एक दूसरे के साथ हाथापाई करने लगते हैं। इसी बीच वहाँ पर दर्शकों की तालियां गूंज उठती है और उन तीनों को पता चलता है कि अब तक वो तीनों स्टेज में ही बहस कर रहे थे। दरअसल वहाँ पर ऑडिशन चल रहा था और वहाँ के जज को उन तीनों के एक्टिंग करने का तरीका बहुत रियलिस्टिक लगा, इसीलिए वो लोग मोई को अमेरिका के सबसे बड़े रियलिटी शो में कास्ट कर लेते हैं। इसके बाद ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और हम लैरी और कार्ली को देखते हैं, जो सरकारी जू के बाहर सस्ते दाम में आइसक्रीम खरीदकर उन्हें महंगे में बेच रहे थे। उनकी जिंदगी बहुत बुरी कट रही थी और वो दोनों मुंह लटकाकर चलते थे, डस्टबिन से खाना खाते थे। साथ ही साथ वो दोनों अपने दोस्त मोई को ढूंढने के लिए जगह जगह पर उसके लापता होने की पोस्टर चिपकाते फिरते थे। इसी बीच एक दिन वो दोनों टीवी में मोई को देखते हैं, जो कि अभी बहुत फेमस हो चुका है और हर रोज टीवी में उसका शो आता है। वो दोनों भी मुंह उठाकर मोई से मिलने के लिए स्टूडियो पहुंच जाते हैं, जहां पर पहले उनकी मुलाकात मिस्टर हेटर से होता है, जो कि उस स्टूडियो का मालिक था। और ये वही आदमी है जो आज से 25 साल पहले मोई की जगह पर टेडी को अडॉप्ट करके अपने साथ घर लेकर गया था। वहाँ पर उसकी फैमिली फोटो भी मौजूद थी, जिसमें नमक हलाल बीवी भी मौजूद थी। ये देखकर उन दोनों के सामने सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। वो दोनों समझ जाते हैं कि नमक हलाल बीवी उनके दोस्त टेडी को मारना चाहती है। तब तक मोई भी उन दोनों को देखकर उनके पास आकर उन्हें गले लगाता है और फिर वो तीनों टेडी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ आज टेडी और नमक हलाल बीवी की मैरिज एनिवर्सरी थी, इसलिए टेडी के घर में एक जोरदार पार्टी चल रहा था। वो तीनों भी कुछ आवारा कुत्तों को पकड़कर उस पार्टी में पहुंच जाते हैं। उनका मकसद तो टेडी को बचाना था, पर पार्टी में मुफ्त का खाना पाकर वो तीनों हफ्ते का खाना एक ही दिन में खा लेते हैं। इधर नमक हलाल बीवी और उसका नकली पति भी उन तीनों को देखकर उनके पीछे पड़ चुके थे। वो तीनों भागते भागते टेडी के रूम तक पहुंच जाते हैं और टेडी को सब कुछ खोलकर बताते हैं कि उसकी बीवी उसे मारना चाहती है। टेडी को पहले तो उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता, पर जब उसकी बीवी अपनी फर्जी पति के साथ बंदूक लेकर वहाँ पर आ पहुँचती है, तब उसे अपने दोस्तों की बातों पर भरोसा होता है। इसी बीच वहाँ पर मिस्टर हेटर भी बंदूक लेकर पहुँच जाते हैं। टेडी और उसके तीनों बेवकूफ दोस्तों को लग रहा था कि अब वो चारों बच जाएंगे, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। दरअसल ये सब कुछ किया धराया मिस्टर हेटर का है और नमक हलाल बीवी और किसी की नहीं बल्कि मिस्टर हेटर की गर्लफ्रेंड है। असल में मिस्टर हेटर बहुत गरीब था, इसलिए 25 साल पहले उसने एक अमीर लड़की मिसेस हेटर से शादी किया और उन दोनों ने टेडी को गोद भी लिया। उसका सोचना था कि मिसेस हेटर के मर जाने के बाद उसकी पूरी जायदाद उसके हवाले हो जाएगी और वो नमक हलाल बीवी के साथ अपनी बाकी की जिंदगी ऐश करेगा। लेकिन मिसेस हेटर ने मरते मरते अपनी पूरी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर गई, इसलिए मिस्टर हेटर ने ये प्लान रचा। खैर अब मिस्टर हेटर उन सभी को एक गाड़ी में लोड करके उन्हें मारने के लिए एक सुनसान जगह पर लेकर जाने लगते हैं। इसी बीच वो गाड़ी रास्ते से हटकर सीधा एक तालाब में जाकर गिरता है और वो सभी गाड़ी के ऊपर बड़ी मुश्किल से सांस लेकर जिंदा रहते हैं। अब डर के मारे कार्ली वहाँ पर एक जोरदार पाद मारता है, जिससे उनका सांस लेना वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी बीच मोई अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाता है और एक माचिस की तीली को जलाता है। माचिस की तीली से कार्ली के बदबूदार पाद में आग पकड़ता है और एक धमाके से वो सभी गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस आकर उन्हें रेस्क्यू करते हैं और मिस्टर हेटर नमक हलाल बीवी और उसके फर्जी पति को जेल में हवा खाने के लिए लेकर जाते हैं। मोई, कार्ली और लैरी ने टेडी की जान बचाई, इसीलिए वो तीनों अनाथालय को बचाने के लिए टेडी से $83,000 मांगते हैं, पर टेडी उन्हें उस अनाथालय को बचाने के लिए फूटी कौड़ी देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उस अनाथालय ने बिना कुछ जांच पड़ताल किए उसे बचपन में एक ऐसे परिवार को बेच दिया जो उसे मारना चाहते थे। खैर आगे वो तीनों मुंह लटकाकर अपने एक जुगाड़ू गाड़ी से अपने अनाथालय में पहुंचते हैं, जो अब पूरी तरीके से बंद हो चुका था। ये देखकर उन तीनों को बहुत दुख होता है। तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे कुछ बच्चों की किलकिलाहट की आवाज सुनाई देता है। झाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा आलीशान अनाथालय और एक मसाज सेंटर खुला हुआ था, जिसमें सभी अनाथ बच्चों के साथ साथ सिस्टर्स भी मजे कर रहे थे। तभी वहाँ पर वो डायरेक्टर जिसने मोई को रियलिटी शो में मौका दिया था, वो आकर कहता है कि ये सारा पैसा उसी ने दिया है जो कि एडवांस है और मोई को और भी पैसे मिलेंगे अगर
वो उस रियलिटी शो को पूरा करता है। दरअसल मोई की वजह से उस रियलिटी शो की टीआरपी काफी बढ़ गई थी, इसीलिए वो डायरेक्टर मोई को मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार था। यहाँ पर मोई भी उस शो को करने के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है।